7 फरवरी 2016 का दिन था। बांग्लादेश में एक आम दिन। बांग्लादेश बैंक के डायरेक्टर अभी अभी ऑफिस पहुंचे थे। वैसे ये दिन था तो संडे, पर बांग्लादेश में संडे वर्किंग होता है। वीकेंड से ताज़ा दम होकर आए डायरेक्टर अकाउंट्स एंड बजटिंग डिपार्टमेंट का जायजा लेने पहुंचे, जहां सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने की इजाज़त थी। वहां कुछ लोग परेशान थे। वो एक प्रिंटर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जो कुछ दिनों से चल नहीं रहा था। ये प्रिंटर बैंक के सॉफ्टवेयर से जुड़ा था। उसका काम था बैंक में होने वाले लेन देन को 24 घंटे प्रिंट करके अपने आप निकालते रहे। क्योंकि इससे काम प्रभावित हो रहा था, इसलिए इसको ठीक करना ज़रूरी था। काफ़ी घंटों की कोशिशों के बाद वो प्रिंटर ठीक किया गया। ठीक होते ही प्रिंटर अपने पिछले कुछ दिनों के बैकलॉग को धड़ाधड़ प्रिंट करने लगा। जल्द ही सबको एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। स्टेटमेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा थी। जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो डायरेक्टर के होश उड़ गए। उनको 35 ऐसे ट्रांजैक्शंस दिखी जो काफ़ी बड़ी थी। ये सारी ट्रांजैक्शन किसी अकेले ग्राहक के खाते से न होकर बैंक के खुद के अकाउंट से दूसरे देशों में किए गए थे। इन ट्रांसफर्स के बारे में बैंक में कोई नहीं जानता था। डायरेक्टर को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये चोरी का मामला है और ये कितना बड़ा है, ये भी अब उसके सामने साफ होने लगा था। ये ट्रांसफर कुल मिलाकर $1 बिलियन यानी 750 करोड़ रुपए के करीब के हुए थे। बांग्लादेश के कुल फॉरेन रिजर्व्स 37 बिलियन के ही हैं। ये रकम कितनी बड़ी थी ये कहने की ज़रूरत नहीं। ये कब कैसे हुआ, ये बड़े प्रश्न थे, पर उस समय इन ट्रांजैक्शंस को रोकना सबसे पहला काम था। प्रिंटर की वजह से पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। बांग्लादेश ने $1 बिलियन देखते ही देखते खो दिए थे। इसकी शुरुआत होती है अब से 9 महीने पहले, मई 2015 में। बांग्लादेश से 3000 किलोमीटर दूर फिलीपींस की राजधानी मनीला के आरसीबीसी बैंक की जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच में कुछ लोग घुसते हैं। वो लोग 4 बैंक अकाउंट खोलते हैं। हर एक में डालते हैं $500। ये करके वो सब चले जाते हैं। उनको दिया काम पूरा हो गया था। अब चलते हैं वापस ढाका में। जनवरी 2016 का एक दिन था। बांग्लादेश बैंक का एक कर्मचारी अपनी ईमेल चेक कर रहा था। शायद कुछ भी खास नहीं था, ऐसा उसने ज़रूर सोचा होगा, पर अनजाने में वो एक ऐसी कड़ी बन गया था जो इस बैंक की चोरी में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी साबित होने वाली थी। आगे जाकर इसकी वजह से सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम्स इससे सबक लेने वाले थे। दरअसल उस कर्मचारी ने एक गलत ईमेल पर क्लिक कर दिया था। ऐसा करते ही उसके सिस्टम में एक वायरस इंस्टॉल हो गया। इसकी मदद से हैकर्स बांग्लादेश बैंक के डेटाबेस और सर्वर्स में घुसने वाले थे। इनमें प्रिंटर भी शामिल था। अगले 1 महीने में ये हैकर्स अब सारे बैंक के लोगों पर नज़र रखने और काम करने के तरीकों को समझने वाले थे। 1 महीने के बाद थर्सडे के एक दिन, जब बांग्लादेश बैंक के कर्मचारी अगले 2 दिनों के वीकेंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब हैकर्स ने उनके सिस्टम में एंटर किया। उनके पास बैंक का स्विफ्ट कोड पहले से था। उन्होंने बैंक के टर्मिनल्स पर पूरा कंट्रोल ले लिया। इसको ऐसा समझें कि बैंक के एम्प्लॉयज़ के सारे काम अब वो हैकर्स कर सकते थे। अब वो बैंक के नाम पर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करने वाले थे। कुल 35 ट्रांजैक्शंस यूएस के न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक को की गई। वहाँ बांग्लादेश बैंक का अकाउंट भी था। यहाँ बांग्लादेश कई बिलियन डॉलर्स अपने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को करने के लिए रखता था। हैकर्स ने फेडरल रिजर्व बैंक को ये निर्देश दिए कि इन सारे पैसों को वो एशिया के अलग अलग देशों के अकाउंट्स में भेज दे। हैकर्स ने अपना ये काम कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया था। न्यूयॉर्क दुनिया का एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर। फ्राइडे के दिन वहाँ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के ऑफिसर्स बांग्लादेश से आए हुए पेमेंट ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे थे, वही जो हैकर्स ने भेजे थे। ये सब मामूली ट्रांजैक्शंस ही लग रही थी। शक करने जैसा अभी तक तो कुछ भी सामने नहीं आया था। कारण था स्विफ्ट सिस्टम एक विश्वसनीय सिस्टम है जो मिलिट्री ग्रेड की सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। ट्रांजैक्शंस क्योंकि बांग्लादेश बैंक ने रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए सब कुछ एकदम साफ था। इसी ट्रांजैक्शंस में से एक थी श्रीलंका की पैन एशिया बैंक अकाउंट में की गई $20 मिलियन की ट्रांजैक्शन, जो शलीका फाउंडेशन नाम की कंपनी के नाम पर था। ऐसे ही बहुत सारी ट्रांजैक्शंस थी जो फेडरल रिजर्व बैंक प्रोसेस कर रहा था। उधर बांग्लादेश का वीकेंड शुरू हो गया था। बांग्लादेश बैंक के लोग जब संडे को ऑफिस में आते तो प्रिंटर को खराब पाते, जो कि हैकर्स का ही काम था।
इससे लोगों को इन ट्रांजैक्शंस का पता देर से चलता, ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था। खैर, बांग्लादेश बैंक पर ही वापस लौटते हैं। चोरी का पता लगते ही घबराए हुए डायरेक्टर ने उसी समय फेडरल बैंक को स्टॉप पेमेंट ऑर्डर भेजा, पर यूएस में तब तक संडे का दिन शुरू हो रहा था, छुट्टी का दिन। मंडे को जब तक फेडरल बैंक के लोग काम पर आते तब तक नुकसान हो चुका होता, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि फेडरल बैंक में एक कंप्यूटर प्रोग्राम इन ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा था। उसको 30 ट्रांजैक्शंस में कुछ शक डालने वाली डिटेल्स मिली और उनको मैन्युअल रिव्यू के लिए अलग कर दिया गया। हुआ ये कि एक तो ये सारे ट्रांजैक्शंस किसी बैंक को ना होकर प्राइवेट कंपनीज को किए जा रहे थे, दूसरा इनकी डिटेल में ईरान की एक कंपनी का नाम जुड़कर आया जो एक महज इत्तेफाक था। ये ट्रांजैक्शंस अब कोई इंसान रिव्यू करेगा तभी हो पाएंगे। ये ट्रांजैक्शंस थी 870 मिलियन यूएस डॉलर्स की। मैन्युअल रिव्यू होने तक बांग्लादेश का मैसेज भी फेडरल बैंक को मिल जाएगा। हैकर्स की किस्मत शायद उतनी अच्छी नहीं थी, पर क्या सच में कुल की गई 35 ट्रांजैक्शंस में से 30 उन हैकर्स को कभी नहीं मिलने वाली थी, पर अभी भी 5 ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम से बचकर निकल गई थी। वो एग्जीक्यूट हो चुकी थी। वो थी 101 मिलियन यूएस डॉलर्स की। इनमें से 20 मिलियन डॉलर्स की एक ट्रांजैक्शंस की गई थी श्रीलंका के पैन एशिया बैंक, जिसको जर्मनी के डॉयश बैंक के थ्रू किया गया था। ये की गई थी श्रीलंका के शलीका फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ के नाम पर पैन एशिया बैंक के एक सतर्क एम्प्लॉय ने जब इसको देखा तो वो चौंक गया। वो जानता था कि शलीका फाउंडेशन जैसे छोटे एनजीओ के लिए ये रकम बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसने डॉयश बैंक को इसकी दोबारा जांच करने को कहा। जब डॉयश बैंक ने इस पेमेंट को रिव्यू किया तो उसने पाया कि शलीका फाउंडेशन के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक थी। इसको शलीका फाउंडेशन लिखा गया था। इसका पता चलते ही ये ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दी गई और ये पैसा बांग्लादेश बैंक को वापस मिल गया। अब बची थी 81 मिलियन डॉलर्स की 4 ट्रांजैक्शंस। पता चला कि ये चारों ट्रांजैक्शंस मनीला, फिलीपींस की आरसीबीसी बैंक की जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच में की गई थी, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था। ये उन्हीं चारों अकाउंट्स को की गई थी जिनको पिछले साल खुलवाया गया था और इनमें से हर एक में $500 थे। तब से लेकर ये अकाउंट डॉर्मेंट पड़े थे। तभी इनमें अचानक 81 मिलियन डॉलर्स आ गए। होना तो ये चाहिए था कि आरसीबीसी बैंक को इतना पैसा देखकर शक होता और वो फेडरल बैंक से बात करते, पर ऐसा हुआ नहीं। ये बाद में पता चलने वाला था कि जो अकाउंट्स थे वो गलत नामों से खुलवाए गए थे। खैर, पैसा आरसीबीसी के उन चारों अकाउंट्स में आते ही वहां से दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर और फिर विदड्रॉ कर लिया गया। इनको कैश में बदलने में भी बैंक को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बांग्लादेश बैंक इन ट्रांजैक्शंस को रोकने की सारी कोशिशें कर रहा था, पर चोरों ने ये प्लानिंग बड़ी ही ध्यान से की थी। मंडे को जो मैसेज फिलीपींस के आरसीबीसी बैंक को मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं, क्योंकि उस दिन चाइनीज न्यू ईयर के चलते वहां छुट्टी थी। आपने नोटिस कर लिया होगा कि ये प्लानिंग कितनी शातिर थी। सबसे पहले वो छुट्टी वाले दिन बांग्लादेश बैंक के सिस्टम में घुसे और ट्रांजैक्शंस कर दी। फ्राइडे को न्यूयॉर्क के फेड बैंक चाह के भी बांग्लादेश बैंक को संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्राइडे को बांग्लादेश बैंक बंद था। बांग्लादेश बैंक के लोग जब संडे को ऑफिस आए तो वो चाह के भी फेडरल बैंक यूएस को संपर्क नहीं कर सके, क्योंकि अब फेडरल बैंक बंद था। मंडे यूएस टाइम में फेडरल बैंक ने ट्रांजैक्शंस रोकने का नोटिस जारी किया, जो कि फिलीपींस को ट्यूसडे को ही मिला, क्योंकि मंडे को आरसीबीसी बैंक की छुट्टी थी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांच में पता चला कि आरसीबीसी बैंक में अकाउंट खोलने के जिम्मेदार 2 चाइनीज लोग थे, जिनका नाम डिंग और गाओ था, पर वो सिर्फ बिचौलिए निकले। इन्वेस्टिगेटर्स उनको पकड़कर पूछताछ करने वाले थे, पर वो तब तक उड़कर मकाऊ जा चुके थे, जो चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। वहां उन्हें ढूंढना संभव ही नहीं था। 81 मिलियन डॉलर्स डूब गए थे, जो $1 बिलियन से तो काफी कम थे, पर फिर भी ये घटना इतिहास की सबसे बड़ी बैंक की चोरी बन गई। इस घटना की जांच कई साल तक चली। पता चला कि जो वायरस बांग्लादेश बैंक के सिस्टम्स में डाला गया था उसको दुनिया के कई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अटैक में पहले इस्तेमाल लाया जा चुका है। जांच में पाया गया कि इसमें नॉर्थ कोरिया के लेजरस ग्रुप का हाथ था। हालांकि हैकर्स ने अपने निशान मिटाने की कोशिशें की थी, पर एक्सपर्ट्स ने नॉर्थ कोरिया के आईपी एड्रेस ढूंढ निकाले थे।
यहाँ तक कि कोरियन भाषा का भी इस्तेमाल उस वायरस के कोड में किया गया था। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अटैक नॉर्थ कोरिया से ही करवाए गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब उन्हीं अटैक्स का हिस्सा थे जो नॉर्थ कोरिया दूसरे देशों, खासतौर पर साउथ कोरिया और यूएसए पर जासूसी करने के लिए करता रहा है। यहाँ तक कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट पर हुआ 2014 का अटैक भी यहीं से था। उस समय सोनी द इंटरव्यू नाम की एक कॉमेडी फिल्म रिलीज करने वाला था जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर आधारित थी और नॉर्थ कोरिया इस बात से खुश नहीं था। इस सब में द लैजरस ग्रुप का ही हाथ माना जाता था। बांग्लादेश बैंक की चोरी में इन्होंने सारे पैसे मकाऊ तक पहुंचाए, जहां से वो आसानी से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाते, क्योंकि मकाऊ को नॉर्थ कोरिया के लिए बाहरी दुनिया की विंडो माना जाता है। ये एक पहला मौका था जब एक देश ने ऐसी चोरी की थी। इससे जुड़ी कितनी और घटनाएं भविष्य में होंगी ये कहना मुश्किल है। जांच के बाद जनवरी 2019 में आरसीबीसी बैंक की ब्रांच मैनेजर मैरिया सेंटोस डिगीटो को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया। फिलीपींस के कोर्ट के हिसाब से उसने ये पैसा चोरों तक पहुंचाने में मदद की थी। न जाने इस केस में अभी कितने खुलासे होने बाकी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस चोरी को नाकाम किया जा सकता था? अगर हाँ तो कैसे? कौन सी कड़ी यहाँ सबसे कमज़ोर थी? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आपके सुझाव मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा देते रहते हैं। धन्यवाद।